जय सिया राम प्यारे दोस्तों। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली सिया राम ई लर्निंग में। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में बीए सेकंड सेमेस्टर के विश्व के प्रमुख जनजातियों के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने उसको भी कंप्लीट कर लिया है। भारत की भी प्रमुख जनजातियां हो गई हैं, विश्व की भी प्रमुख जनजातियां हो गई। अब आपकी नेक्स्ट जो यूनिट है सेकंड सेमेस्टर में, वो है कुछ आदिम अर्थ क्रियाएं, या कह सकते हैं कि प्राचीन अर्थव्यवस्था में या अर्थ कौन कौन सी ऐसी प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं की जाती थी जिनके द्वारा मानव अपने जीवन का निर्वाह करता था या विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को या आर्थिक क्रियाओं को संपादित करता था। तो अगर इन आर्थिक क्रियाओं की बात करें हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो सबसे पहले हमको यही जानना है कि भाई ये आर्थिक क्रियाएं होती क्या हैं और आर्थिक क्रियाएं किन किन रूपों में की जाती है। तो पूरे विश्व में जो प्रमुख प्राथमिक अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके बारे में चर्चा करने के बाद फिर हम लोग आपके सिलेबस में जो चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले तो वन वस्तु संग्रह है, फिर आखेट है, फिर पशुपालन है, फिर मत्स्य पालन है। इस तरीके से जो प्रारंभिक अर्थव्यवस्थाएं थी, आदिम कृषि अर्थव्यवस्थाएं थी, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व की प्रमुख आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में इम्पोर्टेंस प्राइमरी इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की कौन कौन सी प्रमुख आर्थिक या प्राथमिक अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो अगर हम देखेंगे तो संसार के विभिन्न प्रदेशों में प्राकृतिक वातावरण के अनुसार ही मनुष्य जीविकोपार्जन करता है, यानी कि उस जहाँ पर वह निवास कर रहा है वहाँ पर जिस प्रकार की प्राकृतिक वातावरण है उस आधार पर वो अपनी आर्थिक क्रियाओं का चयन करता है और उसी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में वो संलग्न रहता है, जिससे उसका जीवन निर्वाह होता है या जीविकोपार्जन होता है, पैसा भी कह सकते हैं। अब वो आर्थिक क्रियाएं कुछ भी हो सकती है, जैसे वो जंगली क्षेत्र में है, वन क्षेत्र में है, तो फिर वो क्या करेगा, वनों से कंदमूल फल फूल यानी आखेट का काम करेगा, या वहाँ पर जानवर उपलब्ध होंगे तो जानवरों का शिकार करेगा, हंटिंग का कार्य करेगा। अगर वह समुद्र तटीय क्षेत्र पर है या नदियों के किनारे बसा है तो वो मछली पकड़ने का काम करेगा, फिशिंग का काम करेगा। उसी तरीके से मतलब उसका प्राकृतिक वातावरण जैसा होगा उसी पे आधारित उसकी अर्थव्यवस्थाएं होंगी या प्राथमिक अर्थव्यवस्थाएं होंगी। ठीक है, यही सब सारी चीज़ें ऐसे लिखी है। जबकि आप अगर समतल मैदानी भाग में है, यानी कि प्लेन क्षेत्र में, जैसा कि हमारा जहाँ पर आप लोग रह रहे हैं या हम लोग रह रहे हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो उत्तर प्रदेश या बिहार के लोग रह रहे हैं, ये मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्रों में समतल सब जगह पाई जाती है, समतल भूमि जब पाई जाती है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में कौन सी चीज़ें संपादित की जाती हैं, एग्रीकल्चर या कृषि, या मुख्य रूप से आप कृषि का कार्य करते हैं, जिसको हम लोग प्राथमिक अर्थव्यवस्था के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के आप उद्यम या व्यवसाय में भी कह सकते हैं कि प्रतिभागी करते हैं या फिर भाग लेते हैं। तो इस तरीके से मैं हर अलग अलग प्राकृतिक वातावरण में या अलग अलग प्राकृतिक क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ की आर्थिक क्रियाएं कुछ और होंगी, मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ की आर्थिक क्रियाएं कुछ और होंगी, मरुस्थलीय क्षेत्र है तो वहाँ की आर्थिक क्रियाएं कुछ और होंगी। और इन चीज़ों के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है। जैसे जब आप विभिन्न प्रकार की जनजातियों के बारे में पढ़े हैं, तो जो जनजातियाँ जिस स्थान पर पाई जाती हैं उस प्रकार की उनकी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, ये चीज़ें आप लोगों ने देखा है। ठीक, तो अगर हम इन आर्थिक क्रियाओं को देखें तो इनको आप मुख्य रूप से 4 वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि वर्तमान समय में इनको 5 वर्गों में डिवाइड किया जाता है, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में इसको नहीं पढ़ना है, आप अगले सेमेस्टर में जाएंगे जब इकोनॉमिक ज्योग्राफी के रूप में एक ब्रांच का अध्ययन आप लोग करेंगे, तब आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी आपके सिलेबस में बस कुछ आदिम आर्थिक क्रियाओं के बारे में चर्चा करना, लेकिन ये तो मैं आर्थिक क्रिया समझाने के लिए आपको ये चीज़ें मैं एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ। अब अगर हम इन आर्थिक क्रियाओं की बात करें तो ये 4 वर्गों में इनको मुख्य रूप से डिवाइड किया गया है, जिसमें से आपको सबसे पहला वर्ग है प्राथमिक व्यवसाय। और आपके सेमेस्टर में बस यही प्राथमिक व्यवसाय यानी प्राइमरी ऑक्यूपेशन या प्राइमरी आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन करना है, या प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का ही अध्ययन करना है। बाकी सब जो है उनको आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो अगर हम प्राथमिक व्यवसाय की बात करें तो इसके अंतर्गत वो व्यवसाय आते हैं जो आप लोग डायरेक्ट, यानी मनुष्य डायरेक्ट नेचर से, अगर नेचर से कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए जो क्रियाएं करता है, जो कार्य करता है, उसको हम लोग प्राथमिक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। जैसे इसमें आप भोजन तथा वन सामग्री, भोजन
तथा वन सामग्री एकत्रित करना, जिसको आप लोग गैदरिंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद आखेट, जिसको आप लोग हंटिंग कहते हैं या शिकार करना। आदिम स्तर पर मछली पकड़ना या प्रिमिटिव फिशिंग, यानी आप किसी भी प्रकार की वर्तमान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वन काटना, लंबरिंग। पशुचारण, ग्रेजिंग या पास्टुरेलिज्म। आदिम कृषि, प्रिमिटिव कल्टीवेशन या प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। तथा आदिम स्तर का खनन या प्रिमिटिव माइनिंग। ये सारे व्यवसाय जो आप लोग बिना किसी टेक्नोलॉजी, दूसरी कह सकते हो उपकरणों का प्रयोग किए, नेचर से आप भी किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो आर्थिक क्रियाएँ करते हैं, उसी को हम लोग प्राथमिक अर्थव्यवस्था या प्राथमिक ऑक्यूपेशन या प्राथमिक व्यवसाय या प्राइमरी ऑक्यूपेशन या प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। ठीक, तो यही मुख्य रूप से आपको पढ़ना है। लेकिन क्योंकि और आर्थिक क्रियाएं होती है तो इसके बारे में छोटा सा शार्ट एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद आगे आपके सिलेबस पर चलेंगे। अब दूसरा अगर हम देखें तो द्वितीय श्रेणी के व्यवसाय भी होते हैं, वो सब तो प्रथम श्रेणी के व्यवसाय हैं। अब केवल वही कार्य तो होता नहीं है। द्वितीय श्रेणी के व्यवसाय में क्या होता है, सीधा बात है, जो निर्माण उद्योग होते हैं वो द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपने कोई वस्तु कह सकते हैं इन्वायरमेंट से आपने प्राप्त कर लिया, इसी इन्वायरमेंट से आपने लकड़ी काट लिया, तो लकड़ी काटना प्राथमिक अर्थव्यवस्था है या प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। अब उस लकड़ी को आप लेके आए किसी उद्योग में और उस लकड़ी से आपने विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाई, चाहे वो फर्नीचर कह सकते हैं, बेंच, डेस्क, खिड़की, या फिर कह सकते हैं कागज़ उद्योग में आप उसको ले गए और विभिन्न प्रकार के बुक्स और किताब बनाए या कॉपी नोट्स बनाए। तो अब ये जो क्रिया आप कर रहे हैं कि उस लकड़ी से जो आप नेक्स्ट लेवल पर आप जो उसको बेंच बनाने में या फिर खिड़की बनाने में या दरवाज़ा बनाने में जिन क्रियाओं का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उन आर्थिक क्रियाओं को हम लोग द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत रखते हैं या फिर उसको हम द्वितीय श्रेणी के व्यवसाय के अंतर्गत करते हैं। ठीक, इसके अलावा खेती करने के लिए या मछली पकड़ने के लिए जब आप किसी कह सकते हैं विकसित स्तर की खेती करते हैं, उसमें आप उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, द्वितीय श्रेणी की अर्थव्यवस्था है। आप फिशिंग कर रहे हैं तो फिशिंग में आप विभिन्न प्रकार के बोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण है, या फिर अन्य यंत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल पहले मानव ने किया है या निर्माण मानव ने किया है। तो ऐसे कह सकते हैं फिशिंग को भी हम लोग द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं या द्वितीय श्रेणी की आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लिखी गई है, आप इसको आसानी से पढ़ लेंगे, उपलब्ध हो जाएगा आपको। नेक्स्ट आपका है तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का व्यवसाय। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का व्यवसाय। अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में क्या होता है, तृतीय व्यवसायों के अंतर्गत परिवहन एवं संचार, ट्रांसपोर्ट एवं कम्युनिकेशन, यानी कि जैसे जो द्वितीय श्रेणी में जो आप लोगों ने मटेरियल तैयार किया है, द्वितीय श्रेणी की आर्थिक क्रियाओं से जिन चीज़ों को आपने बनाया या उनको बनाने के लिए, जैसे लकड़ी आपने काटा तो लकड़ी को फिर से बेंच बनाने के लिए लकड़ी को आपको जहाँ पर बेंच आप बना रहे हैं यानी कि जहाँ पर उद्योग स्थापित है वहाँ पर ले जाना पड़ेगा। तो विभिन्न प्रकार के परिवहन के जो साधन होते हैं या परिवहन करने के लिए जिन आर्थिक क्रियाओं का आप इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग तृतीय श्रेणी के अंतर्गत करते हैं। और परिवहन के साथ साथ संचार के जो माध्यम है उनको भी हम लोग तृतीय श्रेणी के कह सकते हैं अंतर्गत। संचार मतलब विचारों का आदान प्रदान या बातचीत, जो आप कन्वर्सेशन करते हैं उसको हम लोग संचार कहते हैं। चाहे उसके लिए आप टेलीफोन का इस्तेमाल करें, चाहे लेटर का इस्तेमाल करें, चाहे लैपटॉप या अलग अलग चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से जो सेवाएं होती हैं, सर्विस होते हैं, उसके अंतर्गत रखते हैं। जैसे शिक्षा हो गया या फिर मेडिकल का क्षेत्र हो गया, तो जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं उनको हम लोग चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं ना। जैसे इसमें विभिन्न प्रकार की उच्च सेवाएं आती हैं, जैसे कि आपका शिक्षा, प्रबंध, शासन, सुरक्षा, अनुसंधान आदि सेवाएं आती हैं, जिनके माध्यम से मानव समुदाय के जीवन को और सरल बनाने का प्रयास किया जाता है, उसको और सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जाता है। ये हो गई आर्थिक क्रियाएं कुल 4 प्रकार की, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका जो मेन सिलेबस है या जो आपकी किताबों में या जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। वो लिखा है प्रिमिटिव इकोनॉमिक्स।
आदिम अर्थव्यवस्थाएं। अब आदिम अर्थव्यवस्थाएं मतलब जो प्राचीन समय से होती आ रही, प्राचीन समय से वही चीज़ें होती आ रही जिसको आप लोग प्राथमिक अर्थव्यवस्था में या प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में पढ़ें। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में आप लोगों ने क्या पढ़ा? आदिम कृषि हो गया, आदिम फिशिंग हो गया, या फिर आखेट हो गया, या फिर वन वस्तु संग्रह यानी कि गैदरिंग का काम हो गया, इकट्ठा करना वनों में घूम घूम कर विभिन्न प्रकार के उपकरणों का या फिर वस्तुओं का। तो ये जो प्राथमिक अर्थव्यवस्था आप लोग देख लीजिएगा पीछे जाके कि प्राथमिक में कौन कौन सी चीज़ें हैं या प्राथमिक अर्थव्यवस्था में आपने क्या करी है, जैसे कि मैंने नाम आपको बता ही दिया। तो उन्हीं के बारे में मुख्य रूप से आपको पढ़ना है, प्रिमिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में या आर्थिक अर्थव्यवस्था के बारे में, कि प्राचीन समय में हम लोग कौन कौन से कार्य करते थे अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए, या आर्थिक क्रियाकलापों को संपादित करने के लिए हम किन किन क्रियाओं पर निर्भर थे पहले समय में या प्राचीन समय में, या जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ आप ऐसा कह सकते हैं ना। जैसे कृषि भी पहले हम लोग करते थे जिसको आदिम एग्रीकल्चर के नाम से जाने, तो उसमें हम लोग केवल नेचर से जो प्राप्त वस्तुएं हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके आप कृषि करते थे। मिट्टी है, भूमि है, उसके बाद सेल्फ जो आप मेहनत करते थे अपने हाथ से उसको गोड़ना, निराई करना, या फिर अलग अलग किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर्स का प्रयोग नहीं करते थे आप, किसी भी प्रकार के मानव निर्मित यंत्रों का नहीं प्रयोग करते थे जो टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण है। उसी तरीके से फिशिंग भी आप आदिम कृषि आदिम तरीके से ही करते थे जिसमें केवल और केवल मानव के श्रम का योगदान होता है ना। तो इस तरीके से उन्हीं चीज़ों को आपको पढ़ना है कि वो चीज़ें किस तरीके से विकसित हुई और किस तरीके से प्राचीन समय में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती थी। तो अगर हम आर्थिक अर्थव्यवस्था या आर्थिक इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे पहले कार्य किया जाता था वो क्या आता था? एकत्रीकरण या गैदरिंग। शुरुआत आर्थिक आदिम अर्थव्यवस्था की एकत्रीकरण या गैदरिंग से ही होती। अर्थात जब मानव का जन्म हुआ, जब मानव इस धरती पे आया, तो सबसे पहले वो क्या करता था? आप लोगों ने इतिहास में पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ कक्षा 6 या 7 में, 7 या 8 में, कि कैसे मानव का विकास हुआ। तो उसमें सबसे पहले मानव जब पैदा हुआ तो फिर क्या करता था? उसके आसपास के वातावरण में या आसपास के इन्वायरमेंट में जो चीज़ें मौजूद रहती थी उसी को वो जाके इकट्ठा करता था या उसी को वो लेता था और उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल अपने जीवन यापन के लिए करता था। बाद में धीरे धीरे जब उसके पास कुछ साधन हो गए तो वो जानवरों का शिकार भी करने लगा। जानवरों का शिकार यानी कि आखेट भी करने लगा, हंटिंग भी करने लगा, तो उससे भी वो भोजन प्राप्त करने लगा। फिर धीरे धीरे और जब कह सकते हैं कि साधन बढ़े, धीरे धीरे बुद्धि का विकास हुआ तो मानव कृषि भी करने लगा। जो चीज़ें उसको वन से प्राप्त होती थी उसको वो अपने पास मिट्टी में उगाने लगा। उसके अलावा फिर उसके बाद और आगे बढ़ा तो फिर जब और चीज़ों का इस्तेमाल शुरू हो गया तो परिवहन के साधन उसके पास हो गए, आग की खोज हो गई तो वो पका के खाने लगा। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे वर्तमान मानव का विकास आप देख रहे हैं और लगातार मानव विकास के चरण पर कह सकते हैं कि गतिमान है। और अभी आप वर्तमान समय में देख ही रहे हैं, अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। ये भी मानव की तरक्की का समझ लीजिए, मानव के विकास का ही एक प्रमाण है। पृथ्वी पर सारी चीज़ें हो गई, अब चंद्रमा पे चल के देखते हैं क्या है और वहाँ पर क्या किया जा सकता है ना। चलिए, तो अगर हम पहले आर्थिक व्यवस्थाओं की बात करें तो शुरू करते हैं एकत्रीकरण से या फिर गैदरिंग से। उम्मीद करते हैं कि इतना सब कुछ बात करने के बाद ये तो समझ में आ गया होगा कि एकत्रीकरण या गैदरिंग क्या होता है ना। यानी कि वन में या फिर कह सकते हैं कि प्राकृतिक वातावरण में टहलकर, घूमकर प्रकृति से जो भी चीज़ें आप एकत्रित करते हैं या जो एकत्रित करने का क्रियाकलाप होता है उसी को आप लोग एकत्रीकरण या गैदरिंग के नाम से जानते हैं। एकत्रीकरण मानव का प्राथमिक तथा प्राचीन व्यवसाय है। मानव अपने प्रारंभिक काल में एकत्रीकरण के द्वारा ही अपना भोजन तथा वस्तु प्राप्त करते थे। ये सब चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ आपको। उस समय मानव का एकत्रीकरण के अतिरिक्त और कोई व्यवसाय नहीं था। सबसे पहले वर्तमान विश्व में एकत्रीकरण करने वाली जनसंख्या के निम्नलिखित प्रदेश हैं। पहले तो भाई सारे लोग एकत्रीकरण करते थे ना जब मानव का कह सकते हैं जन्म हुआ, लेकिन इस समय भी जैसे कि आप लोगों ने जनजाति के बारे में इसलिए मैंने पहले पढ़ा दिया आपको, चाहे वो विश्व की जनजातियाँ हो चाहे भारत की जनजातियाँ हो, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जनजातियाँ अपना जीवन निर्वाह या जीवन यापन एकत्रीकरण के माध्यम से ही करती है या गैदरिंग के माध्यम से ही करती है। वो जनजातियाँ जहाँ पाई जाती है वही क्षेत्र होगा जहाँ पर इस समय भी गैदरिंग या एकत्रीकरण का काम हो रहा है।
तो इसमें सबसे पहले भूमध्य रेखा के समीपवर्ती प्रदेशों में मलाया प्रायद्वीप में सेमांग जनजाति, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा, और सकाई जनजाति। अफ्रीका की कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति। विश्व के सभी पर्वतीय प्रदेशों को वनों में तथा अन्य सघन वनों में व्यापारिक वन पदार्थ संग्रह का कार्य वहाँ के निवासियों द्वारा किया जाता है। ठीक, ये कुछ प्रमुख जनजातियाँ हैं। जैसे भूमध्य रेखीय प्रदेश में आपको पता है वर्षा अधिक होती है, तापमान की मात्रा अधिक है, तो यहाँ पर पाए जाते हैं सघन वन। क्या पाए जाते हैं? सघन वन, सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये भी बोला जाता है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में सदाबहार वन पाए जाते हैं, हमेशा हरे भरे वन पाए जाते हैं। तो अगर वहाँ वन है तो वहाँ पर निवास करने वाली जो जनजातियाँ हैं वो उन वनों से कंद, मूल, फल, फूल, इन चीज़ों को एकत्रित करते हैं और उससे अपना जीवन यापन करते हैं। उसी को तो हम लोग गैदरिंग कहते हैं या फिर एकत्रीकरण कहते हैं। अफ्रीका के कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। ये भी मैंने आपको पिग्मी जनजाति के बारे में बता दिया है, सेमांग जनजाति के बारे में बता दिया। ठीक है, इसके अलावा जो सभी पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर भी अलग अलग सघन वनों में जो भी व्यापार के दृष्टि से उनको वन पदार्थ मिलता है, तो वहाँ के जो निवासी होते हैं वो उनका घूम घूम के एकत्रीकरण या गैदरिंग का काम करते हैं। इन उपरोक्त प्रदेशों में निम्न पदार्थों का एकत्रीकरण किया जाता है। सबसे पहले बात है कि ये जो प्रदेश हैं, प्रमुख प्रदेश हैं जहाँ पर इस समय वर्तमान समय में एकत्रीकरण का काम हो रहा है, वो लोग किन चीज़ों का एकत्रीकरण करते हैं, किन चीज़ों का गैदरिंग करते हैं या किन चीज़ों को वो लोग जुटाते हैं, तो इसके बारे में भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि इतनी देर से ही बात हो रही है। तो अगर हम उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे कौन कौन से पदार्थ हैं जिनका एकत्रीकरण किया जाता है। पहला, भोजन की आवश्यकता पूर्ति के लिए फल, फूल, कंदमूल, जड़ बेरी, गिरियाँ, चिकिन, वृक्षों का गोद होता है चिकिन, यानी कि जो भी जंगलों से प्राप्त होता है उन सब चीज़ों को जो थोड़ा भी मानव के लिए उपयोगी हो सकता है, उन सभी चीज़ों को मानव एकत्रित कर लेता है या उसको रख लेता है अपने पास। दूसरा, शरीर को ढकने के लिए वृक्षों की छाल, पत्तियाँ तथा कुछ विशेष प्रकार के वृक्षों से रेशा प्राप्त करके कुछ आदिम जातियाँ जैसे अमेजन बेसी की बोरो एक मोटा कपड़ा तैयार करती ना। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जो बोरो जनजाति है ये वनों से में प्राप्त होने वाले कुछ वृक्षों से रेशे प्राप्त करती है, उन रेशे से अपने वस्त्र का या कह सकते हैं कपड़ों को तैयार करती है। उसी तरीके से और भी बहुत सारी जनजातियां हैं जो कपड़ों के लिए वृक्षों की छाल का या पत्थरों का इस्तेमाल करती हैं। ये भी आप लोग जनजाति में पहले से पढ़ चुके हैं। उसके बाद निवास करने के लिए यानी कि निवास बनाने के लिए या घर बनाने के लिए, छप्पर बनाने के लिए घास का एकत्रीकरण, बांस का एकत्रीकरण या विभिन्न प्रकार के वृक्षों की बल्लियों का एकत्रीकरण आप लोग करते हैं या उसको वो लोग जुटाते हैं ना। जैसे गांव में अभी से 5 साल पहले अब तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन 5-6 साल या 10 साल पहले गाँव में भी इस तरीके से बाँसों को, बल्लियों को, घास फूस को, जिसको आप लोग सरपत कहते हैं या पुआल कहते हैं, उन सब चीज़ों को जुटाकर छप्पर बनाए जाते थे या फिर जिसको आप लोग देसी भाषा में मड़ई कहते हैं, तो मड़ई बनाया जाता था ना। तो उसी तरीके से अभी भी जो आदिम जनजातियां हैं जहां पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, इस तरीके से कार्य किए जाते हैं। ठीक, तो ये सब सारी चीज़ों का एकत्रीकरण जहां पर गैदरिंग हो रहा है, एकत्रीकरण की आर्थिक क्रियाओं में या एकत्रीकरण की क्रियाओं में लोग लगे हुए हैं, तो ये सब चीज़ों का एकत्रीकरण करते हैं। सीधी सी बात है, उन्हीं चीज़ों का एकत्रीकरण करेंगे जिनका उन्हें इस्तेमाल करना है, जो उनके लिए उपयोगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एकत्रीकरण। सिंपल सा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आराम से आप इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर आगे बढ़ें तो दूसरी जो आपकी आदिम अर्थव्यवस्था है वो है आखेट या फिर हंटिंग। दूसरी जो आपकी आदिम अर्थव्यवस्था है या प्रिमिटिव इकोनॉमिक्स है वो क्या है? आखेट है। आखेट यानी हंटिंग। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब कंदमूल, फल फूल इकट्ठा करते थे भोजन के लिए मानव, अब मान लीजिए कि कंदमूल, फल फूल से उनके जीवन यापन नहीं हो पा रहा है, उनका पेट नहीं भर पा रहा है, तब फिर वो लोग क्या करते थे? विभिन्न प्रकार के जानवरों को देख, तो ये हुआ कि भाई इन्हीं को मारा जाए, देखा जाए, जिसको आप लोग तो क्या करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, जो जनजातियाँ होती हैं जानवरों का शिकार करते हैं विभिन्न प्रकार से और उन जानवरों को खाना प्रारंभ करते हैं। इन जानवरों को शिकार करना ही क्या कहलाता है? आखेट कहलाता है। आखेट कहलाता है या फिर हंटिंग कहलाता है, यानी जानवरों का शिकार करना ही क्या कहलाता है? आखेट या हंटिंग।
तो जो जो दूसरा आपका कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण आदिम आर्थिक क्रिया है, वो क्या है? आखेट है या हंटिंग है। ठीक, तो अगर आखेट और हंटिंग की बात करें हम लोग, तो ये भी कह सकते हैं उतना ही प्राचीन है या आदिम लोगों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एकत्रीकरण है ना। तो आखिर भी मानव का उतना ही प्राचीन व्यवसाय है जितना वानस्पतिक पदार्थों का एकत्रीकरण। ये दोनों ही व्यवसाय वास्तव में क्या है? वास्तव में मानव तथा वातावरण के साधारण तथा प्राथमिक समायोजन। मानव ने अपने भोजन की पूर्ति के लिए पहले वनस्पति का एकत्रीकरण किया, और जब उससे अपने भोजन की पूर्ति नहीं हो पाई तो वो क्या किया? वहाँ के जानवरों का आखेट करने लगा। वहाँ के जानवरों का आखेट करने लगा। तालाब, पोखरों या नदियों से मछली पकड़ने लगा। आज भी एकत्रीकरण तथा आखेट एक व्यवसाय के रूप में जीवित है। आज भी विश्व के अनेक ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर उपस्थित मानव समुदाय या कह सकते हैं जनजातियाँ आखेट के द्वारा ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, अब कौन कौन से ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर वर्तमान समय में आखेट का कार्य किया जा रहा है या फिर शिकार का कार्य किया जा रहा है, उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। विश्व में प्रमुख आखेटक प्रदेश कौन कौन से प्रदेश हैं जहाँ पर वर्तमान समय में आखेट का कार्य किया जा रहा है? तो सबसे पहले देखते हैं कि भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो पाए जाने वाले वनों में जो जनजातियाँ हैं, सेमांग है, सकाई है, पकवान है, पुनान है, पिग्मी है, ये सभी जनजातियाँ वन वस्तु संग्रह के साथ साथ आखेट का भी कार्य करती है या फिर शिकार का भी कार्य करती है ना। वनस्पतिक पदार्थों का कह सकते हैं कि एकत्रीकरण के साथ साथ पशुओं का शिकार करना या मछली को पकड़ने का भी कार्य करते हैं। तो भूमध्य रेखीय वन प्रदेश। दूसरा, अर्ध उष्ण मरुस्थलों के निवासी जैसे दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल के बुशमैन, ये भी मैंने आपको बताया है, पढ़ा चुके हैं कि बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाए जाने वाली एक प्रमुख जनजाति है और यह भी आखेट के द्वारा ही अपना जीवन यापन करती है। ठीक है, थोड़ी मात्रा में पाई जाने वाली वानस्पतिक पदार्थों का एकत्रीकरण भी करती है। स्वाभाविक है, जो भी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर वो खाने के लिए तो उसको जुटाएगा। तो जो जनजातियाँ होती हैं, जो आदिम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था, उसमें एकत्रीकरण के साथ साथ ही आखेट का कार्य किया जाता था। कहीं पर आखेट अधिक किया जाता था, एकत्रीकरण कम किया जाता था। कहीं पर एकत्रीकरण कम किया जाता है, आखेट अधिक किया जाता है, या कहीं पर एकत्रीकरण अधिक तो आखेट कम किया जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। तो अर्ध उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय वन प्रदेश, ये प्रमुख आखेटक प्रदेश हैं। उसके बाद विश्व के शीत मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें कैनेडियन टुंड्रा की एस्किमो जनजाति, एस्किमो के बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, लैपलैंड की लैंप जनजाति, तथा उत्तरी साइबेरिया की यूपागीर, याकूत, समोयोड, चकची, तुंगी, कोरियाक आदि जनजातियाँ पूर्ण रूप से आखेट द्वारा प्राप्त मांस पर ही निर्भर रहती है। उसके बाद कुछ अगर हम कह सकते हैं स्थानीय तौर पर देखें तो भारत, चीन, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान आदि देशों में भी कुछ जातियां पूर्ण रूप से तथा कुछ आंशिक रूप से आखेटक करती हैं। तो भारत की जनजातियों के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा है न, थारू हो गया, गूंड हो गया, पोटिया हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। उनके आर्थिक क्रियाओं के बारे में भी पढ़ा है, जिसमें आप लोगों ने देखा वो लोग कि आखेट का कार्य करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बंगाली, कंजर, गिडमार आदि जातियों के लोग आखेट के व्यवसाय के द्वारा ही अपनी जीविका चलाते हैं। तो ये हो गया आखेटक क्षेत्र या प्रमुख आखेटक क्षेत्र, चाहे वो भारत की बात करें और चाहे विश्व की बात करें। भूमध्य रेखीय वन प्रदेश, अर्ध उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, शीत मरुस्थलीय प्रदेश, और उसके बाद भारत, चीन, अफगानिस्तान या पाकिस्तान। ठीक है, अब ये आखेट क्षेत्र है जहाँ पर आखेट करते हैं, इसका कुछ उद्देश्य भी होता होगा, किसी उद्देश्य से आखेट का कार्य किया जाता होगा। तो वो उद्देश्य क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सीधा सब बात है, जिसके लिए भाई अपना जीवन यापन करने के लिए ही करना है, जीवन निर्वाह करने के लिए उस क्षेत्र में पाए जाने वाली जो मानव समुदाय है वो अपना जीवन यापन या जीवन निर्वाह करने के लिए
इस प्रकार से आखेट का कार्य करती है या फिर एकत्रीकरण या गैदरिंग का कार्य करती है। तो जीवन निर्वाह करने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। आपको पता है भाई, जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, यानी कि भोजन, कपड़ा, उसके बाद आवाज़। तो इन्हीं चीज़ों के लिए ये लोग करेंगे। वही आगे लिखा है, आखेट का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? सबसे पहले भोजन। तो भोजन के लिए यानी कि आखेट करते हैं, जानवरों को मारते हैं, शिकार करते हैं, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनके मांस को वो लोग खाते हैं। वस्त्र के लिए पशुओं की खाल व चमड़े का उपयोग वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। उष्ण व शीत मरुस्थलों में ऊंट, रेंडियर, कैरबो आदि की खाल व चमड़े से वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, तो रोटी हो गया, कपड़ा हो गया। तो उसके बाद आया मकान। क्या आया? मकान, यानी कि आवास। तो आवास के लिए पशुओं की खाल से तंबू बनाए जाते हैं। आखेटक जातियों का जीवन स्थानांतरणशील होता है, तब वे तंबू के रूप में अस्थायी आवास बनाते हैं ना। अलग अलग आपने जनजातियों के बारे में पढ़ा है जो तंबू के द्वारा अपने आवास को बनाते हैं। जैसे आप लोग पिग्मी के बारे में ही पढ़ा, तो पिग्मी बर्फ से अपना घर बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर वो लोग जानवरों की खाल लगाते हैं ताकि उसके अंदर गर्मी बना रहे ना। बुशमैन आपने पढ़ा, तो बुशमैन लोग क्या करते हैं? झोपड़ियाँ तो बनाते हैं, साथ साथ तंबू, चमड़े का तंबू से अपना वो कह सकते हैं कि अर्धवृत्ताकार घर भी बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग जनजातियाँ इस तरीके से अपने रोटी के भोजन के लिए, वस्त्र के लिए और आवास के लिए आखेट का कार्य करते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए अस्त्र शस्त्र की जरूरत पड़ती है शिकार करने के लिए। तो आखेटक अर्थव्यवस्था आदिम तथा पिछड़ी सभ्यता का प्रतीक है। पशुओं की हड्डियों से अस्त्र बनाए जाते हैं। एस्किमो लोग शिकार करने के लिए हार्पून, इसके बारे में भी आप लोग चर्चा कर चुके हैं। हार्पून एस्किमो का एक प्रमुख हथियार है जिसके द्वारा वो लोग शिकार करते हैं। वो भी किससे बनाए जाते हैं? हड्डियों से ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के उपकरण, जैसे कि कालाहारी मरुस्थल के बुशमैन जल संग्रह के लिए या जल इकट्ठा करने के लिए शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल का प्रयोग करते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा काफ़ी बड़ा होता है, तो उसके अंडे को खोल को वो लोग उसमें जल रखते हैं ना। पिग्मी भी जल व भोजन संग्रह के लिए चमड़े के थैले बनाते हैं। विभिन्न प्रकार के चमड़ों के थैले बनाकर उसमें भोजन और जल को इकट्ठा करते हैं ना। तो ये हो गया आखेट के प्रमुख उद्देश्य, जिसके लिए विभिन्न प्रकार की जनजातियां या मानव समुदाय आखेट का कार्य या हंटिंग का कार्य करती है। ठीक, आगे अगर हम देखें तो एक छोटा सा मैप लगा है, इसमें आपको दिखेगा कि आखेट और वन वस्तु संग्रह करने के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। प्रमुख क्षेत्रों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा और आप लोगों ने देखा ना। तो ये विश्व का मैप है, आप देख रहे हैं। ये आपका छोटा प्यारा भारत देश ना। इधर आपका अगर हमने भारत किस महाद्वीप में पड़ता है, तो एशिया महाद्वीप में। ये आपका एशिया महाद्वीप का क्षेत्र है। ये सारा जो यहाँ पर द्वीपीय प्रदेश है, म्यांमार है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अलग महाद्वीप में पड़ता है। तो ये एशिया हो गया। इधर आपका यूरोप का क्षेत्र है, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह ना। और ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। 3 महाद्वीप इधर है ना। एक आपका इधर ये हो गया उत्तरी अमेरिका। ये कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। ये आपका ग्रीनलैंड है। और ये आपका हो गया साउथ अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका ना। यहाँ पर अलास्का पड़ता है। ठीक है, यहीं पर आपका इस उत्तरी अमेरिका में ही यूएसए, क्या है? यूएसए, जिसको आप लोग अमेरिका के नाम से जानते हैं। और इसके ऊपर का क्षेत्र ये कनाडा है। ठीक है, इस नीचे इसके और छोटे छोटे देश हैं। ठीक, तो अगर यहाँ पर हम प्रमुख क्षेत्रों की बात करें जहाँ पर वन वस्तु संग्रह, गैदरिंग और आखेट का कार्य किया जाता है, तो जैसे आप लोगों ने देखा कि जो पिग्मी जनजाति है वो ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। तो ठंडे प्रदेश आपको कहाँ मिलेंगे? ये ऊपरी क्षेत्र में, ये ग्रीनलैंड में। और इन सब क्षेत्रों में कह सकते हैं कनाडा में, कनाडा के जो ऊपरी या कह सकते हैं कि उत्तरीय द्वीपीय बिखरे हुए द्वीप समूह है वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर यूरोप और एशिया के जो कह सकते हैं कि उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर। उसके बाद अफ्रीका के मध्यवर्ती क्षेत्रों में जहाँ पर कालाहारी मरुस्थल, और उसके बाद
भूमध्य रेखीय वन प्रदेश पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा आप जानते हैं अफ्रीका के मध्य से होके गुजरता है ना, ये भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा के आसपास जो क्षेत्र है, तो भूमध्य रेखीय वन प्रदेश में या भूमध्य रेखा में पाए जाने वाले जो कह सकते हैं कि जनजातियां हैं, वो वहाँ पर वन वस्तु संग्रह का कार्य करती हैं। तो उसी तरीके से भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र जो कि आप कह सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका के जो द्वीपीय समूह है या फिर दक्षिण अमेरिका के जो प्रमुख क्षेत्र है, वहाँ पर भी वन वस्तु संग्रह का कार्य किया जाता है। तो इस मैप में आप आसानी से देख सकते हैं कि आखेट और वन वस्तु संग्रह करने के लिए कौन कौन से प्रमुख वस्तुएं या कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं विश्व में। ठीक, इसलिए अब बाकी तो आप लोगों ने कौन कौन से क्षेत्र है ये आप लोग पीछे लिखे हुए फॉर्मेट में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करते होंगे आपको प्राथमिक अर्थव्यवस्था या आदिम एग्रीकल्चर, प्रिमिटिव इकोनॉमिक्स या आदिम अर्थव्यवस्था की जो प्रारंभिक दो महत्वपूर्ण कड़ियाँ थी, जिसमें गैदरिंग और आखेट है, इसके बारे में समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट आज की क्लास में इतना ही। जैसे ही नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहुँचेंगे तो आगे की कुछ आदिम अर्थव्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें देखिए मछली पकड़ना हो सकता है, यानी कि फिशिंग का कार्य हो सकता है ना, तो मछली पकड़ना या फिर लंबरिंग का काम करना, लकड़ी काटना, ये सब कुछ प्रमुख है आदिम और कुछ प्रमुख आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बात करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, टहलते रहिए, घूमते रहिए और सबसे आवश्यक बात पढ़ते रहिए। थैंक यू।